आज हम पढ़ेंगे यूनिट 4 एजुकेशनल फाइनेंस एंड बजट। किसी भी संस्था को सुचारू रूप से क्रियान्वित करने के लिए सबसे ज्यादा आवश्यक जो चीज है वो है वित्त का प्रबंधन। किसी भी प्रबंधन कमेटी के लिए ये सबसे बड़ी चुनौती होती है कि वो आय के स्रोतों को व्यय के अनुसार या आवश्यकता के अकॉर्डिंग अरेंज करके रखे। एक जो भी संस्था कार्य करती है उस जो आर्थिक रूप से जो भी कार्य करेगी उसकी धुरी जो है वो वित्त ही होती है, जिसके चारों तरफ संस्था के कार्य संपादित होते हैं। इसी तरह शिक्षा में भी शिक्षा के जो केंद्र हैं, जैसे विद्यालय कहें, महाविद्यालय कहें, विश्वविद्यालय कहें, प्राइमरी स्कूल है, अपर प्राइमरी स्कूल है या सेकेंडरी स्कूल है, किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट को चलाने के लिए जो सबसे आवश्यक चीज जो है वो आती है वित्त। इसके बिना, फाइनेंस के बिना हम जो है किसी भी संस्था को सुचारू रूप से नहीं चला सकते। जैसे अगर हमें एक स्कूल चलाना है, हमें एक स्कूल का संचालन कर रहे हैं, तो हमें सबसे पहले किसकी जरूरत पड़ेगी? एक बिल्डिंग की। बिल्डिंग कहाँ से आएगी? बिना पैसों के बिल्डिंग नहीं बन सकती। हमें फर्नीचर चाहिए, हमें अच्छे क्वालिटी वाले अध्यापक चाहिए, हमें स्टूडेंट्स के लिए और अदर्स फैसिलिटीज चाहिए, उनके लिए प्लेग्राउंड चाहिए, लाइब्रेरी चाहिए, लेबोरेटरी चाहिए, और ये सब जो है बिना पैसों के संभव नहीं है। और इन सबको का अरेंजमेंट ही जो है वो वित्त प्रबंधन कहलाता है। कि हम ये कह सकते हैं कि किसी भी संस्था के अंतर्गत उसके जिस तरह से शरीर में रक्त का संचार होने पर ही हमारा शरीर सुचारू रूप से कार्य करता है, वैसे ही किसी भी संस्था के अंदर जब हम बात करते हैं उसे सुचारू रूप से चलाने के लिए, व्यवस्थित रूप से चलाने के लिए, तो उसके लिए जरूरी होता है वित्त, धन। और वो धन जो है वो हमें अलग अलग स्रोतों से प्राप्त होता है, लेकिन हमें उसका प्रबंधन करना आवश्यक होता है, क्योंकि यदि हमने अपने धन का प्रबंधन सही तरीके से नहीं किया तो हम जो है आवश्यक कार्यों के लिए पर्याप्त धन जो चाहिए वो उसे ना जमा नहीं कर पाते हैं। और किसी भी शैक्षिक संस्थान की जब हम बात करते हैं तो वहां पर हम जब वित्त प्रबंधन की बात करते हैं, कई स्रोतों से प्राप्त होता है। कई बार सरकार द्वारा दिया जाता है, केंद्र सरकार द्वारा दिया जाता है, या फिर कई संस्थाओं द्वारा दिया जाता है। ये अलग अलग नेचर पे डिपेंड करता है कि वो जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है वो किस नेचर का है। जैसे अगर वो गवर्नमेंट का इंस्टीट्यूट है तो उसमें फंडिंग जो है वो गवर्नमेंट देगी। अगर पर्सनल कोई इंस्टीट्यूट है, किसी निजी शिक्षण संस्थान है, तो उसके लिए उस व्यक्ति विशेष को उसका अरेंजमेंट करना होता है। कई बार अनुदानित भी होती है, जैसे किसी संस्था द्वारा चलाई जा रही है, जैसे कुछ फंड गवर्नमेंट द्वारा दिया जाता है, कुछ समाज द्वारा दिया जाता है। लेकिन ये आय के जो साधन है ये सभी आवश्यक है किसी भी इंस्टीट्यूट को चलाने के लिए। बाय हेस्टिन फाइनेंस इज एन आर्ट एंड साइंस ऑफ डिजाइनिंग स्पेंडिंग मनी। हेस्टिंग के अनुसार वित्त प्रबंधन एक कला और विज्ञान दोनों है मनी खर्च करने का। किस पैसा जो है वो कितना भी हो वो कम होता है अगर उसका सही तरीके से प्रबंधन ना किया जाए। तो जो फाइनेंस जो है, वित्त प्रबंधन जो है वो सबसे जो है इसको हम कह सकते हैं ये अपने आप में एक कला भी है और एक साइंस भी है। ये टेक्निक के आधार पर ही हम इसको यूज कर सकते हैं। उसका एक व्यवस्थित ज्ञान होना जरूरी है प्रबंधन का, वित्त प्रबंधन का, इसलिए साइंस है। और एक कला भी होनी चाहिए इसमें करने के लिए कि सभी चीजों को साथ लेकर के चल सके। इसीलिए जो है धन का प्रबंधन जो है वो आर्ट और साइंस दोनों के अंतर्गत आता है। शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए जो भी साधन और साध्य हम काम में लेते हैं उन सभी के लिए जो है वित्त का होना अत्यंत आवश्यक है। और यही कहलाता है वित्त प्रबंधन। नीड फॉर एजुकेशनल फाइनेंस। शिक्षा में शैक्षिक वित्त की आवश्यकता क्या है? अब किसी भी संस्था को अगर हमें चलाना है, जैसे हम एक स्कूल खोल रहे हैं, स्कूल खोल रहे हैं तो उसके लिए हमें सबसे पहले जो जितने भी भौतिक चीजें हैं उन सब के लिए आवश्यक है वित्त। तो जब हम शैक्षिक वित्त की आवश्यकता की बात करते हैं तो सबसे पहले आता है डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन, शिक्षा के विकास के लिए। शिक्षा का विकास गुणात्मक और संख्यात्मक दोनों प्रकार से होता है। हमारी जो कानून जो है, हमारे संविधान में भी जो है 14 वर्ष तक के बालकों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान रखा गया है। अब इन 14 साल तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देने के लिए आवश्यक है धन की आवश्यकता है। इस हमारे संविधान में जो वर्णित है मौलिक अधिकारों के अंतर्गत हमें शिक्षा का अधिकार भी मिला है, उसे देने के लिए सरकार को वित्त की आवश्यकता
पड़ती है। धन के बिना ना विद्यालय खोले जा सकते, ना महाविद्यालय खोले जा सकते, ना प्राथमिक स्कूल खोले जा सकते। तो ये जो जितना भी हमें शिक्षा का प्रचार प्रसार करना है, इन सबके लिए धन की आवश्यकता है, क्योंकि हम जो है अपने संविधान के अंतर्गत हमने माना है कि सभी नागरिक समान है और उनसे शिक्षा का अधिकार है। तो उस अधिकार को देने के लिए सरकार कटिबद्ध है और उसके लिए उसे स्कूल्स खोलने हैं, एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स खोलने हैं और इन सब के लिए उसे धन की आवश्यकता होती है। दूसरा है इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। देश के आर्थिक विकास के लिए कोई भी देश आर्थिक विकास तब करेगा जब उसके जो जितने भी संसाधन है उनका सही तरीके से उपयोग किया जा रहा हो। जैसे इंडस्ट्रीज हैं, उनमें कुशल कारीगर कार्य कर रहे हों। मशीनरीज तो हम लगा सकते हैं, लेकिन उन मशीनरीज को ऑपरेट करने के लिए हमें कुशल कारीगरों की जरूरत होती है। इसी तरह से अगर हम ये बात करें कि हमारा देश कृषि प्रधान देश है, तो कृषि प्रधान देश में भी कृषि के लिए भी जो है, अगर किसान पढ़ा लिखा नहीं है तो वो सही तरीके से नहीं समझ पाएगा कि कौन से बीजों का प्रयोग करना है, कौन सी खादों का प्रयोग करना है, सरकार की कौन कौन सी योजनाएं चल रही हैं उन्हें करे फसल कृषि के लिए सहयोग देने के लिए। तो इन सभी के लिए जो अन्य आर्थिक संसाधन है, जिनको हम उद्योग की बात करते हैं, कृषि की बात करते हैं, परिवहन की बात करते हैं, इन सभी के डेवलपमेंट के लिए भी एजुकेशन का होना अनिवार्य है। एक शिक्षित जब वर्ग होगा तो वो इन कार्यों को अच्छे से संपन्न करेगा। टू रिमूव इनइक्वालिटी, असमानताओं को दूर करने के लिए हमारे समाज में जातिगत आधार पर, आर्थिक आधार पर बहुत असमानताएं हैं। पिछड़ी जनजाति के लोग जो हैं, जनजातियां जो हैं, वो आज भी बहुत पिछड़े हुए रूप में रह रही हैं। वहां पर शिक्षा का बहुत कम प्रचार प्रसार हो पाया है। तो ऐसी स्थिति में उन पिछड़े हुए क्षेत्रों को में एजुकेशन का प्रचार करने के लिए, शिक्षा का प्रचार करने के लिए, उन्हें विकास की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए शिक्षा का प्रचार आवश्यक है, उन्हें शिक्षित करना आवश्यक है। और इसीलिए इन पिछड़े हुए जो क्षेत्र है, पिछड़ी जो जनजातियां हैं, इन क्षेत्रों में शिक्षा का प्रचार प्रसार के लिए सरकार रोज नई नीतियां बना रही है। इन्हें अलग अलग तरह की इनके लिए सुविधाएं उपलब्ध करवाई जा रही है पढ़ने के लिए, इन्हें छात्रवृत्ति दी जा रही है, इनके लिए अलग से स्कूल खोले जा रहे हैं, इनको फ्री एजुकेशन के साथ साथ किताब कॉपी वगैरह सब फ्री उपलब्ध करवाई जा रही है। आजकल योजनाओं के तहत लड़कियों के लिए भी साइकिल वगैरह दी जा रही है। जो दूरस्थ क्षेत्रों वाले लोग हैं, जो स्कूलों तक नहीं पहुंच पाते हैं, उनको छात्रवृत्ति के तौर पर पैसा और साइकिल वगैरह उपलब्ध करवाई जा रही है। इसी तरह पिछड़े वर्ग के बच्चों और प्रतिभाशाली बच्चों को प्रोत्साहन के लिए लैपटॉप वगैरह डिस्ट्रीब्यूट किए जा रहे हैं, ताकि ये जो है शिक्षा के महत्व को समझ सके, शिक्षा के क्षेत्र से जुड़ सके, शिक्षित हो सके। फिर आता है टू मेंटेन डाइवर्सिटी इन द कंट्री, देश में विविधता बनाए रखने के लिए। हमारे देश में इतना ज्यादा जो है विविधताएं हैं कि हम एक तरह की शिक्षा प्रणाली से जगह नहीं लागू कर सकते। एक तरफ हमारे यहाँ पे डेवलप्ड साउथ इंडिया है, जहाँ पे बड़े बड़े मेट्रो सिटीज हैं, तो वहीं दूसरी तरफ हमारे पास पूर्वोत्तर भारत है, जहाँ पर आदिवासी जनजातियां ज्यादा है, जो विकास की धारा से नहीं जुड़ पा रहे हैं। जैसे नागालैंड है, मेघालय है, ये जो आसाम है, इन क्षेत्रों में अभी भी जो है शिक्षा का उतना प्रचार प्रसार नहीं हो पाया, ये अभी भी पिछड़ी हुई अवस्था में है। तो अगर देश के पूरे देश के लिए एक ही तरह की शिक्षा की नीति बनाई गई तो ये उससे साथ नहीं चल पाएंगे। इसीलिए इन पिछड़े हुए क्षेत्रों के लिए अलग शिक्षा नीति बनानी पड़ती है और डेवलप्ड क्षेत्रों के लिए अलग। अब इन जो पिछड़े हुए क्षेत्र है, अगर यहाँ पर हम शिक्षा का निजीकरण कर दें, हम सिर्फ प्राइवेट इंस्टीट्यूट खोलने की बात अगर यहाँ करते हैं, तो ये संभव नहीं हो पाएगा, क्योंकि इतनी गरीबी है कि निजी शिक्षण संस्थानों की फीस वो भर ही नहीं सकते और इसलिए वो वहाँ पे जाएंगे भी नहीं। इसीलिए सरकार के लिए अनिवार्य हो जाता है कि इन पिछड़े हुए क्षेत्रों में वो अपने गवर्नमेंट स्कूल खोले, ताकि जो स्टूडेंट्स हैं, जो वहाँ के जो पिछड़े हुए लोग हैं, वो शिक्षा को महत्व को समझ सके। इसी तरह गरीब लोग हैं, अब इनके ये अपना भरण पोषण ही पूरा नहीं कर पा रहे, तो बच्चों को शिक्षा कहाँ से देंगे। तो ऐसे में उनको उनके बच्चों के लिए जो मिड डे मील की योजना चलाई गई है, ताकि वो दिन में उनको भोजन बच्चों को मिल सके, ताकि वो जो माता पिता जो उन्हें कार्य पे लगा देते हैं कि भाई खाएगा क्या, अगर कमाएगा नहीं तो खाएगा क्या, तो उसकी इस समस्या से निजात मिल जाए और वो पढ़ लिख सके। इसके लिए सरकार कई तरह की योजनाएं बना रही है, जैसे सार्वजनिक ये जो सर्व शिक्षा अभियान चलाया जा रहा है, उसी के तहत मिड डे मील जो चलाया जा रहा है, वो इसीलिए चलाया जा रहा है ताकि ये लोग जो हैं शिक्षा का
जिसके क्षेत्र से जुड़ सके, शिक्षित हो सके, इन्हें शिक्षित किया जा सके, इन्हें शिक्षा का महत्व समझाया जा सके, इन्हें विकास की मुख्य धारा के साथ जोड़ा जा सके। क्वालिटीज ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर एंड प्लानर, प्रशासकों तथा योजनाकारों की गुणवत्ता। किसी भी इंस्टीट्यूट का वित्त प्रबंधन जो है उसके प्रबंधन समिति को प्रधानाचार्यों का कार्य होता है, और ये जो है इन लोगों के लिए जो है क्वालिटी डेवलप करके होती है वो जब एक अच्छा वित्त प्रबंधन करते हैं अपने संस्थान को चलाने के लिए। जितना अच्छा मैनेजमेंट होगा, जितना अच्छा उसे फाइनेंस का नॉलेज होगा, वो विद्यालय, वो इंस्टीट्यूट जो है उतना ही अच्छी उन्नति करेगा। हम ये नहीं कहते कि पैसों के बूते पे या धन के बूते भी कोई इंस्टीट्यूट अच्छा होता है, क्योंकि एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट की जब हम बात करते हैं तो उसमें बहुत ज्यादा महत्व रुपयों का नहीं है वहां पर, क्योंकि हम वहाँ पे मानवीय संसाधनों की बात करते हैं, वहाँ शिक्षक की गुणवत्ता की बात करते हैं, हम वहाँ नॉलेज की बात करते हैं। तो शिक्षक अगर नॉलेजेबल हैं, विद्यार्थियों को पूरी सुविधा मिली हुई है, तो वो अच्छा इंस्टीट्यूट अपने आप राइज करेगा, वहाँ पे शिक्षा का अच्छा माहौल बना रहेगा। तो वहां पर जो मैनेजमेंट की क्वालिटी डेवलप होती है कि किस तरीका से वो जो है अपने फाइनेंस को जो है इनसे सहयोग के तौर पर, सहयोगी के तौर पर अब शिक्षकों व विद्यार्थियों के लिए काम में ले सके, ताकि एक अच्छा एनवायरनमेंट क्रिएट हो सके, ताकि जब एक अध्यापक संतुष्ट होगा तो वो अच्छे से पढ़ाएगा, एक विद्यार्थी संतुष्ट होगा तो वो अच्छे से पढ़ेगा। और ये जो जिम्मेदारी आती है वो एडमिनिस्ट्रेशन और प्लानर्स पे आती है कि वो अपने वित्त का इस प्रकार से प्रबंधन करें कि वो उनका जो इंस्टीट्यूट है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है, उसमें जो कार्य करने का माहौल है वो स्वस्थ बना रहे। नॉन कॉग्निटिव आउटकम्स, असंज्ञानात्मक उपलब्धियां, बच्चों में नैतिकता, सहयोग, ईमानदारी, राष्ट्र प्रेम जैसे गुणों का विकास करने के लिए कई तरह की जो है पढ़ाई के अतिरिक्त कई तरह की और कार्यक्रम चल जाते हैं, जैसे रैली निकालना, जैसे एनएसएस का कैंप लगाना, एनएसएस खुलवाना, एनसीसी खुलवाना, तो इन सब के लिए भी, या बाहर से विजिटर्स फैकल्टी को बुलाकर उनके स्पीच करवाना, किसी महान पुरुष की डॉक्यूमेंट्री दिखाना, इस तरह के जो कार्यक्रम जब पढ़ाई के अलावा ये कार्यक्रम करवाए जाते हैं ताकि बच्चों के अंतर्गत जो है ईमानदारी, कर्तव्यनिष्ठा, उत्तरदायित्व की भावना, राष्ट्रीयता की भावना, ईमानदारी, अहिंसा, सहयोग, इन सब की भाव जो है विकसित हो सके, उनका संज्ञानात्मक विकास हो सके, और इसके लिए जो है सब आवश्यकता होती है वित्त की। फिर आता है फॉर एजुकेशनल स्टेबिलिटी, शिक्षा के स्थायित्व की। समाज में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, राजनीतिक उतार चढ़ाव भी होते रहते हैं, इन सब का असर जो है वो शिक्षा पर नहीं पड़ना चाहिए, ये डिसाइड करना भी जरूरी होता है, क्योंकि अगर शिक्षा का क्षेत्र राजनीति से प्रभावित हुआ, समाज में हो रही घटनाओं से प्रभावित हुआ, तो शिक्षा जो है वो बाधित होगी। और इसके लिए अनिवार्य है कि इस तरह का फाइनेंस उसका रहे कि किसी भी सरकार, किसी भी पार्टी की सरकार आए, सरकार बदले वही रहे, उसका असर उनके फाइनेंस में नहीं पड़ना चाहिए। जो वित्त, जो धन उन्हें सरकार से प्राप्त हो रहा है वो एज इट इज वैसे ही प्राप्त होता रहे। अब समाज में किसी भी तरीके का परिवर्तन हो रहा है तो उसका असर वहाँ की शिक्षा प्रबंधन पर नहीं आना चाहिए, उन समाज से प्राप्त होने वाला धन उन्हें उसी तरीके से प्राप्त होते रहना चाहिए। इसलिए जो है एजुकेशन स्टेबिलिटी की बहुत ज्यादा आवश्यक है, और इसके लिए जरूरी है कि जो कोई भी संस्था जो है वो वित्त में, धन में इंडिपेंडेंट हो। जब हम कोई भी संस्था दूसरे पे धन के लिए डिपेंड होगी तो वहां पर हो रहे कोई भी परिवर्तन उसे इफेक्ट जरूर करेगा। अगर स्कूल या विद्यालय जो कोई भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है वो राजनीति से भी प्रेरित है, वहां पर राजनीति का दखल अंदाजी है, तो जैसे ही सरकार बदलेगी, जैसे ही दूसरी पार्टी आएगी, वैसे ही उसके फंड जो वित्त में बाधा उत्पन्न हो जाएगी, वो उसे फंडिंग देना बंद कर देंगे। बस इसी तरह कोई संस्था विशेष चला रही है और वो अगर बदल जाए, उसका कोई हेड बदल जाए, तो भी उसकी फाइनेंस में दिक्कत आती है। लेकिन अगर ये सिस्टमेटिकली चला रहा भागो, ये एक मतलब राजनीति या सामाजिक उससे प्रभावित ना होकर के एक सिस्टम का हिस्सा रहे इसका प्रबंध, कि भाई इतना बजट तो इस हर साल सरकार देगी, भले किसी भी वो है क्या रहना पार्टी की सरकार है, लेकिन इतना हिस्सा शिक्षा के लिए जो कुल इनकम, जो हमारी राष्ट्र की कुल राष्ट्रीय उत्पाद आय है, उसमें से इतना परसेंट, 6%, 10%, जो भी हिस्सा है वो आएगा ही आएगा, भले सरकार बदले ना बदले, जो भी योजना बनी है वो उतना हिस्सा
इसको शिक्षा के लिए निकलेगा ही निकलेगा। इस तरह की जब स्थायित्व आएगा तभी जो है शिक्षा सुचारू रूप से चल पाएगी, अन्यथा जैसे ही सरकार बदली वैसे ही वो अपनी नीति लगाने लगेगी, तो इधर क्या होगा, जो इंस्टीट्यूट चल रहे हैं उन्हें फंडिंग मिलने में दिक्कत आने लगेगी। कोई संस्था बहुत ज्यादा फंडिंग दे रही है तो बहुत ज्यादा पैसा आ रहा है, कभी एकदम से बंद कर दिया गया, तो इस तरह से अव्यवस्था ना होकर के उसमें स्थायित्व रहना जरूरी है। स्कोप ऑफ एजुकेशनल फाइनेंस, शैक्षिक वित्त के क्षेत्र। शिक्षा में संख्यात्मक और गुणात्मक विकास के लिए जीवन रक्त की तरह कार्य करता है फाइनेंस। इसके अलग अलग क्षेत्र हैं, जैसे पहला है डेवलपमेंट ऑफ प्राइमरी एजुकेशन, प्राथमिक शिक्षा के लिए फाइनेंस की जरूरत है। हमारे संविधान की धारा 45 के अंतर्गत जो है उसको अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान है। 14 वर्ष तक के बालकों के लिए अनिवार्य निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान रखा गया है। इसे पूरा करने के लिए जो है वित्त की आवश्यकता है। ये सरकार के कर्तव्यों के अंतर्गत आता है कि वो अपने नागरिकों को संपूर्ण साक्षर होने का अधिकार प्रदान करे और उसके लिए उन्हें वित्त की प्रबंध करना आवश्यक होता है। दूसरा सेकेंडरी एजुकेशन, माध्यमिक शिक्षा का हमारे यहाँ बहुत तेजी से विकास हुआ है, लेकिन इसमें संख्यात्मक वृद्धि हुई है, गुणात्मक वृद्धि नहीं हो पाई। और गुणात्मक वृद्धि नहीं हो पाने का कारण यह है क्योंकि जो क्वालिटी डेवलप करने के लिए जितना वित्त की आवश्यकता होती है, जैसे हम बात करते हैं कि भाई पढ़ाने का तरीके बदल रहे हैं, आजकल ना पढ़ाने के लिए टेक्स्ट बुक से पढ़ाने का सिस्टम खत्म होता जा रहा है, आजकल ना उसकी अलग अलग तरीके से की शिक्षा विधियां विकसित हो गई है पढ़ाने के लिए। आजकल स्मार्ट क्लासेस का जमाना है, लेकिन उन स्मार्ट क्लासेस के लिए मनी नहीं है हमारे पास। अब स्मार्ट क्लास हर जगह पे लागू नहीं, प्राइवेट इंस्टीट्यूट तो लगा लेते क्योंकि उनको फीस मिलती है उतने, उसके लिए वो अपना धन का जो प्रबंध खुद करते हैं। लेकिन जब हम सरकारी स्कूलों की बात करते हैं तो वहां तो टीचर्स ही पूरे नहीं है, उन्हें देने के लिए गवर्नमेंट की सैलरी पूरी नहीं है, तो वो स्मार्ट क्लासेस की कहाँ से यूज करेंगे। वहां तो ब्लैक बोर्ड के लिए चौक भी लिमिटेड होती है, तो वहां पर हम ये सोचे कि वहाँ इंटरनेट से पढ़ाया जाएगा, वहाँ कंप्यूटर फैसिलिटी होगी। तो ये आज इतने साल हो गए हमारे देश को आजाद हुए हुए, फिर भी हम इस लेवल तक नहीं पहुंच पाए कि हम अपनी जो विद्यालयों में गुणवत्ता को बन सके। हमने संख्या तो बढ़ा दी विद्यालयों की, क्योंकि जिस तरीके से जनसंख्या वृद्धि हुई है और अपने जो उन सभी लोगों को शिक्षित करने के लिए विद्यालय तो खोल दिए गए, लेकिन हम उनमें गुणात्मक सुधार नहीं कर पाए। संख्या तो खुद बढ़ गई है भाई सेकेंडरी स्कूलों की, प्राइमरी स्कूलों की, लेकिन जो क्वालिटी वहाँ होनी चाहिए सेकेंडरी स्कूल की में वो हम डेवलप नहीं कर पाए अभी तक। फिर आता है उच्च शिक्षा। उच्च शिक्षा में हम भारत की जब उच्च शिक्षा की बात करते हैं तो ये बहुत मानी जाती है कि भारत की शिक्षा जो है वो उच्च क्वालिटी की है, लेकिन जब हम बात देखते हैं तो जब एक तरफ देखते हैं अमेरिका को, इंग्लैंड को, यूएस, यूनाइटेड किंगडम इसको देखते हैं तो हम देखते हैं कि हमारी उच्च शिक्षा में जितने संसाधन होने चाहिए उतने संसाधन हम अपने विद्यार्थियों को उपलब्ध नहीं करवा पाते हैं। वहीं जो विदेश की बात जब हम विकसित राष्ट्रों की तरफ देखते हैं तो वहां पर उच्च शिक्षा में अनुसंधान के लिए जो है बहुत जो है सरकार की तरफ से धन उपलब्ध करवाया जाता है, रिसर्च जो होती हैं उनके लिए करवाया जाता है, धन उपलब्ध करवाया जाता है। और जब हम अपने भारत की तरफ देखते हैं तो उच्च शिक्षा में भी पढ़ने के लिए भी स्टूडेंट सब फीस भरता है, रिसर्च भी कर रहा है तो उसे अपनी तरफ से पर्सनली पैसा लगा करना पड़ता है। हमारे यहाँ पे बहुत कम ऐसी एजेंसीज हैं जो रिसर्च के लिए पैसा देती हैं, क्योंकि इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण ये है कि हम एक विकासशील राष्ट्र जहाँ पे हमें और भी क्षेत्रों में विकास के लिए पैसा लगाना पड़ रहा है, तो हम एजुकेशन के लिए उतना पैसा नहीं निकाल पाते अपने बजट में से जितना कि हमारे देश को अभी आवश्यकता है लगाने के लिए। तो उच्च शिक्षा में भी गुणवत्ता के लिए हमें वित्त की तो आवश्यकता है ही। इसके अलावा आज जब हम बात करते हैं, हमारे यहाँ ब्रेन तो बहुत है, हमारे यहाँ के स्टूडेंट्स के ब्रेन में कमी नहीं है, लेकिन वो आज भी वो उतना और लोगों की तरह आविष्कार इसलिए नहीं कर पा रहे क्योंकि उन्हें संसाधन उपलब्ध नहीं हो पा रहे। तो जब ये उन्हें संसाधन सही तरीके से उपलब्ध होने लगेंगे तो वो अपने आप ही इस तरफ उनका इंटरेस्ट क्रिएट होगा, वो अनुसंधान करने लगेंगे, नई नई चीजें तकनीकी को खोजेंगे, और इस सबके लिए आवश्यक है वित्त की आवश्यकता पड़ती है। फिर आता है टेक्निकल एंड वोकेशनल एजुकेशन, प्रावैधिकी व व्यवसाय शिक्षा। आधुनिक युग जो है वो आविष्कारों का युग है और उसके लिए जो है
विद्यार्थियों को तकनीकी का ज्ञान होना आवश्यक है। और ये तकनीकी का ज्ञान इस विद्यार्थियों को कब प्राप्त होगा, जब उन्हें तकनीकी सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाएंगी। और इन तकनीकी सुविधाओं को उपलब्ध करवाने के लिए आवश्यक होती है धन की। अगर एक विद्यार्थी को कंप्यूटर चलाना ही नहीं आता, उसने कंप्यूटर ही नहीं देखा, तो इंटरनेट कैसे यूज करेगा, वो सॉफ्टवेयर कैसे डेवलप करेगा, वो रिसर्च कैसे करेगा, जब उसको कंप्यूटर ही चलाना नहीं आता। और आज हम अपने जब देश की बात करते हैं, हम अपने उसको देखते हैं, तो गवर्नमेंट स्कूलों में तो कंप्यूटर भले सरकार की तरफ से 2-4 प्रोवाइड करवाई भी जाए, तो उन्हें पढ़ाने के लिए टीचर्स नहीं है, ढंग के टीचर्स नहीं है, इतनी अधिक संख्या में बच्चे हैं और कंप्यूटर्स की संख्या कम है, इसलिए जो है उन्हें कंप्यूटर एजुकेशन के नाम पर सिर्फ थ्योरी पढ़ाई जाती है, प्रैक्टिकल वर्क नहीं करवाया जाता है। आज जब हम अपने बीएड एमएड के स्टूडेंट्स को भी देखते हैं, एजुकेशन टेक्नोलॉजी इनका कंपल्सरी पेपर है, लेकिन मोस्टली स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्हें कंप्यूटर ऑपरेट करना आता ही नहीं है। और जबकि उनका स्कूल लेवल पे भी और कॉलेज लेवल पे भी जो है कंप्यूटर अनिवार्य पेपर के तौर पे रखा गया है। लेकिन इसका कारण एकमात्र यही है कि ये जिन्हें नहीं आता है, ये उन विद्यालयों से पढ़ करके आए जहाँ बच्चों की संख्या ज्यादा थी और कंप्यूटर जो है 1-2 थे गवर्नमेंट की तरफ, जो गवर्नमेंट स्कूलों से पढ़ के आए, जो गवर्नमेंट कॉलेजेस से पढ़ के आए, और वहाँ पे शिक्षकों का अभाव था। और इसी स्थिति में जो है वो अनिवार्य पेपर होते हुए भी उसे ठीक से पढ़ नहीं पाए। वो पास तो हो गए, थ्योरी में नंबर ला करके थ्योरी पढ़ के पास हो गए, उन्हें थ्योरी तो सब पता है कंप्यूटर की, लेकिन जब उनके प्रैक्टिकल की बात की जाती है तो उन्हें ऑन ऑफ करना भी नहीं आता है कंप्यूटर को। वो इंटरनेट क्या है, कैसे मैटर लिया जाता है इंटरनेट से, कैसे पढ़ा जाता है इंटरनेट से, बिल्कुल भी नहीं जानते, इसका यूज करना बिल्कुल भी नहीं जानते। तो ये इस चीज में बच्चों को विकसित करने के लिए, उन्हें इस चीज का ज्ञान देने के लिए हमें तकनीकी की आवश्यकता, और ये तकनीकी जो है वो उपलब्ध करवाने के लिए वित्त की आवश्यकता होती है। फिर आते हैं वुमेन एजुकेशन, स्त्री शिक्षा। हम जब भारत में स्त्री और पुरुष शिक्षा के अनुपात की बात करते हैं तो हम देखते हैं कि स्त्री शिक्षा जो है वो अभी भी पिछड़ी हुई स्थिति में है। हमारे यहाँ अभी भी गांव वगैरह में माहौल ये, शहरों में तो फिर भी स्त्री शिक्षा का अनुपात ज्यादा है, क्योंकि वहाँ पे लोग पढ़े लिखे हैं, वहाँ पे स्कूल्स अवेलेबल हैं लड़कियों को पढ़ने के लिए, इसलिए पेरेंट्स पढ़ा देते हैं। लेकिन जब हम गांव की तरफ देखते हैं, दूरस्थ क्षेत्रों की तरफ देखते हैं, जहाँ पर स्कूल्स नहीं है, और स्कूल हैं भी तो कोएड स्कूल हैं, और गांव का माहौल है, तो ऐसे में जो है अभी तक मानसिक रूप से भी माता पिता इस बात के लिए नहीं तैयार हो पाए हैं कि कोएड में लड़कियों को पढ़ाया जाए या दूर भेज करके लड़कियों को पढ़ाया जाए, इसीलिए वो लोग जो है अपनी लड़कियों को नहीं पढ़ा पाते। स्त्री शिक्षा में कमी का सबसे बड़ा कारण यही है कि जो है लड़कियों के लिए उनके घर के आसपास में स्कूल अवेलेबल नहीं है। पेरेंट्स पढ़ाना तो चाहते हैं अपनी लड़कियों को, बहुत से पेरेंट्स ऐसे हैं जो लड़कियों को पढ़ाने में इंटरेस्टेड है, लेकिन उन्हें कई किलोमीटर दूर दूसरे गांव में पढ़ने भेजने की में वो डरते हैं। और इसके लिए आवश्यक है कि जो है हर गांव में एक बालिका शिक्षा स्कूल जो है वो जरूर खोला जाए। इसी स्थिति में जो है स्त्री शिक्षा को प्रमोट किया जा सकता है, और इसके लिए जो है वित्त की आवश्यकता है, अतिरिक्त वित्त की आवश्यकता है, ताकि कोएड स्कूल के साथ साथ गर्ल्स स्कूल भी वहां पर हो, ताकि स्त्रियां पढ़ सके। टू क्रिएट इक्वल एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी, शैक्षिक अवसरों की समानता के लिए। शैक्षिक अवसरों की समानता की जब हम बात करते हैं तो हम बात करते हैं उस पिछड़े हुए समाज की जो अभी तक हमारी मुख्य धारा के साथ नहीं जुड़ पाया। सरकार ने उन्हें आरक्षण भी दिया है, उन्हें शिक्षा में आरक्षण दिया है, उन्हें छात्रवृत्तियां दी जा रही हैं, उन्हें हर संभव कोशिश की जा रही है कि वो जो है समानता में आ सकें, वो मुख्य धारा से विकास की जुड़ सकें। वो पिछड़ी जनजातियां, जाति के लोग जो हैं, जो आर्थिक रूप से पिछड़े, वो सभी लोग जो हैं शिक्षा को प्राप्त कर सकें। और इसके लिए सबके लिए जो है वित्त की आवश्यकता है। सरकार रोज नई नीतियां बना रही है उनके विकास के लिए, उन्हें इसको फ्री एजुकेशन दिया जा रहा है, उन्हें छात्रवृत्ति भी दी जा रही है। अभी जैसे बीएड एमएड में भी समाज कल्याण विभाग द्वारा ST SC OBC स्टूडेंट्स के लिए आपने देखा होगा कि निकली हुई हैं, उनको छात्रवृत्ति दी जा रही है। इन्हें ट्रेनिंग कॉलेजेस में भी दी जा रही है, स्कूल लेवल पे भी दी जाती है। शिक्षा के हर क्षेत्र में इन्हें आगे बढ़ाने के लिए जो है सरकार द्वारा वो छात्रवृत्ति दी जा रही है, उन्हें मुफ्त पुस्तकें दी जा रही हैं, उनके लिए साधन उपलब्ध करवाए जा रहे हैं, अल्पसंख्यक स्कूल खोले जा रहे हैं, आदिवासी क्षेत्रों में स्कूल खोले जा रहे हैं ताकि इन्हें पढ़ाया जा सके। इसी तरह बूढ़े लोग हैं, उनके लिए प्रौढ़ शिक्षा केंद्र खोले जा रहे हैं ताकि वो लोग भी पढ़ना लिखना सीख सके। वो लोग जो दिन भर में मजदूरी करते हैं उनके लिए नाइट क्लासेस खोली जा रही हैं ताकि वो
रात में पढ़ सकें। और इन सब के जो है लिए सरकार को जो है धन की आवश्यकता पड़ती है, अतिरिक्त धन की व्यवस्था करनी पड़ती है। और इन सभी को सुचारू रूप से चलाने के लिए देश के प्रत्येक व्यक्ति को साक्षर बनाने के लिए, शिक्षा के क्षेत्र से जोड़ने, शिक्षित करने के लिए जो है अतिरिक्त धन की आवश्यकता पड़ती है। फिर प्रिंसिपल ऑफ एजुकेशनल फाइनेंस, शिक्षा के शैक्षिक वित्त के सिद्धांत। पहला है डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल, लोकतंत्रीय सिद्धांत। हम जब इसकी बात करते हैं, लोकतंत्र की बात करते हैं, तो भारत जो है लोकतंत्रात्मक राज्य है, जहां पर सभी को समान माना गया। देश का प्रत्येक व्यक्ति जो है वो समान है, उसे इस देश में समानता का अधिकार प्राप्त है, तो उसे समान रूप से शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार भी प्राप्त है। अब शिक्षा जो है वो सरकार का, अनिवार्य शिक्षा जो है वो सरकार का कर्तव्य बन गया है। और ऐसे में इस लोकतांत्रिक अवधारणा को बनाए रखने के लिए उन्हें जो है अपनी नीतियों के अंतर्गत शिक्षा का विकास करना आवश्यक है। इसीलिए वो पंचवर्षीय योजनाओं के अंतर्गत शिक्षा के विकास से संबंधित विभिन्न योजनाएं बनाती हैं, उनके लिए फंड निकाला जाता है। जो अलग अलग समय में अलग अलग आयोग गठित किए गए हैं शिक्षा के विकास के लिए, ताकि हमने अपने संविधान के अंतर्गत जो प्रावधान रखा कि भाई हम 14 साल तक के बच्चों को अनिवार्य शिक्षा दे सकेंगे, एक समय में हम पूरे देश को शिक्षित कर सकेंगे। और इसके लिए जो है विभिन्न प्रकार की योजनाएं बनाई जा रही है, पंचवर्षीय योजनाओं के अंतर्गत योजनाएं बनाई जा रही है, केंद्र सरकार द्वारा योजनाएं बनाती है, राज्य सरकारों द्वारा योजनाएं बना रही हैं, उन पे खर्च किया जा रहा है ताकि जो है सभी लोग शिक्षित हो सके। इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, अवसरों की समानता। कई बार छात्र जो है वित्त की कठिनाई की वजह से पढ़ नहीं पाते, जैसे गरीब बच्चे हैं, मजदूरों के बच्चे हैं, आदिवासियों के बच्चे हैं, इनके पास क्योंकि धन नहीं है इसलिए ये पढ़ नहीं पाते, स्कूल की फीस नहीं भर पाते, इसलिए ये स्कूल नहीं, ये इंटेलिजेंट है, ये पढ़ना चाहते हैं, इनके माता पिता इन्हें पढ़ाना चाहते हैं, लेकिन ये स्कूल की फीस देने में असमर्थ हैं, ये कॉलेजेस की फीस भरने में असमर्थ हैं। तो ऐसे में ये चाह करके भी पढ़ाई नहीं कर पाते। और इसीलिए अवसरों की समानता की जब बात करते हैं तो इनको समानता में लाने के लिए, इन्हें भी पढ़ने के अवसर देने के लिए सरकार द्वारा जो है इन्हें आर्थिक सहायता दी जाती है, और यही इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी कहलाती है। प्रिंसिपल ऑफ डाइवर्सिटी, विविधता का सिद्धांत। भारत जो है विभिन्न धर्मों, जातियों, लोक परंपराओं का देश है। यह जो है अलग अलग धर्म, जाति की बात ही नहीं है, यहाँ पर प्राकृतिक तौर पर भी इतने अलग अलग क्षेत्र हैं कि उनके अनुसार जब हमें एक ही तरह की शिक्षा नीति का प्रयोग नहीं कर सकते। जैसे हम एक ही हॉस्पिटल में बीमार लोगों के लिए एक ही तरह की दवा नहीं दे सकते, हम उन्हें अलग अलग रोगों के लिए हमें अलग अलग तरह की दवा देनी पड़ती है। इसी तरह हर क्षेत्र के लोग जो वहाँ पर रह रहे हैं, उनकी आवश्यकता के अनुसार हम उन्हें सुविधाएं प्रदान करते हैं। जैसे हम जब साल उसकी बात करते हैं, शिक्षा में सत्र की बात करते हैं, तो हम राजस्थान में तो गर्मी की छुट्टियां मई जून में करते हैं, लेकिन कश्मीर की जब बात की जाएगी तो वहाँ छुट्टियां कब होंगी? वहाँ पे छुट्टियां होंगी दिसंबर जनवरी में, क्योंकि वहाँ पर इतनी बर्फ पड़ती है कि वहाँ पर जो क्षेत्र, प्राकृतिक क्षेत्र जो है वो जो है इतना ज्यादा बर्फ पड़ती है पहाड़ी क्षेत्रों पे कि वहाँ पर जो है सर्दियों में छुट्टी करनी पड़ती है। तो ये तो प्राकृतिक बात कर रहे थे, लेकिन जब हम वित्त की बात करते हैं तो जो डेवलप्ड क्षेत्र है, जब हम जैसे मैदानी क्षेत्रों की बात करते हैं, ये अपने आप में डेवलप क्षेत्र है, तो यहाँ पर शिक्षा के लिए सरकार को बहुत ज्यादा एफर्ट्स करने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि यहाँ निजी संस्थाएं भी है और लोगों के पास इनकम की सोर्सेज भी है। तो ऐसी स्थिति में वो लोग जो है अच्छे से अपने बच्चों को एजुकेशन दे पाते हैं। वहाँ पर लोग पढ़े लिखे भी हैं, शहरी क्षेत्र है जहाँ पे माता पिता प्रशिक्षित हैं, वो अपने बच्चों की शिक्षा का महत्व को समझते हैं, उन्हें पढ़ाते हैं। लेकिन हम जब बात करते हैं दूरस्थ क्षेत्रों की, जब हम बात करते हैं दूर पहाड़ी वाले क्षेत्रों पे जहाँ कुछ कुछ घरों वाले गांव हैं, जब हम बात करते हैं जैसलमेर जैसे जगहों की, जहाँ पर इतनी दूर दूर तक पैदल जाने के लिए सड़कें नहीं हैं, जहाँ पर आने जाने के संसाधन नहीं है, ऐसे क्षेत्रों में जब विद्यालय खोलने की बात आती है तो कहाँ पे खोला जाए? उन 10 घरों के लिए विद्यालय खोल दिया जाए जहाँ पे बच्चे हैं। तो ऐसे में आप एक वहाँ पे प्राइमरी स्कूल तो खोल सकते हैं, लेकिन आप वहाँ सेकेंडरी स्कूल और वहाँ पे हायर एजुकेशन नहीं खोल सकते।
आप जब दूरस्थ पहाड़ी क्षेत्रों की बात करते हैं तो वहां पे कहाँ पे करेंगे? एक पहाड़ी के इस क्षेत्र पे स्कूल है तो गांव 10 लोगों का घर बसा हुआ है तो दूसरा पहाड़ी की दूसरी तरफ बसा हुआ है। तो ऐसे जो छोटे छोटे क्षेत्रों में फैले हुए गांव हैं जो दूर दूर हैं, जहाँ पे जनसंख्या कम है, और ऐसे में उन लोगों को भी डेवलप करने की जब बात आती है तो हम ये नहीं कह सकते कि भाई हर 3 किलोमीटर पे हमें एक स्कूल खोलना है और 2 किलोमीटर पे हमें एक स्कूल खोलना है। वहाँ पॉपुलेशन भी तो होनी चाहिए स्कूल खोलने की। तो ऐसे में फिर इस तरह की योजनाएं बनाई जाती है कि वो छोटे छोटे जो जगह हैं वहाँ के बच्चे भी जो है पढ़ सके। ऐसा ना हो कि हमने विद्यालय तो खोल दिया लेकिन वहां पर ना शिक्षक हम उपलब्ध करवा पाए, ना हम विद्यार्थी उपलब्ध करवा पाए, और वहीं पे जहाँ पे घनी आबादी वाली क्षेत्र है वहां पर हमने स्कूल तो खोल दिया, वहां पे स्टूडेंट्स की संख्या बहुत ज्यादा हो रही है। तो जिस अलग अलग क्षेत्र हैं उनकी अपनी अपनी रिक्वायरमेंट होती है और उसी के अनुसार जो है सरकार को विद्यालय और विश्वविद्यालय खोलने पड़ते हैं।